नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड डायरी। मैं हूं किरण कृशाली और आज के इस विशेष अंक में हम आपको उत्तराखंड की उन खबरों से रूबरू कराएंगे जिनमें संवेदनाएं हैं, संस्कृति है, साहित्य है, आस्था है और समाज को प्रेरित करने वाली उपलब्धियां भी। शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसने पूरे उत्तराखंड को भावुक कर दिया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, सादगी और अनुशासन की मिसाल मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का 19 मई 2026 को निधन हो गया। सेना से राजनीति तक उनका जीवन सेवा, ईमानदारी और जन समर्पण का प्रतीक रहा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 19 मई को एक ऐसी खबर गूंज उठी जिसने राजनीति से लेकर आम जनमानस तक हर किसी को भावुक कर दिया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बीसी खंडूरी, एक ऐसा नाम जिसे उत्तराखंड की राजनीति में सादगी, अनुशासन और ईमानदारी की पहचान माना जाता रहा। वर्षों तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे खंडूरी जी ने अपने काम और व्यवहार से लोगों के दिलों में अलग जगह बनाई। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जब नई उम्मीदों और चुनौतियों के बीच विकास की राह तलाश की जा रही थी, तब बीसी खंडूरी उन नेताओं में शामिल रहे जिन्होंने राज्य की राजनीति को दिशा देने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन को अपनी कार्यशैली का हिस्सा बनाया। बीसी खंडूरी का जाना सिर्फ एक राजनीतिक क्षति नहीं, बल्कि उस पीढ़ी के एक ऐसे नेता का विदा होना है जिसने सेवा और अनुशासन को अपने जीवन का आधार बनाया। खंडूरी जी के निधन से प्रदेश में शोक की लहर है। वहीं दूसरी ओर समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित करने की परंपरा भी निरंतर आगे बढ़ रही है। देहरादून में आयोजित हिमालय प्रहरी स्मृति सम्मान 2026 समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। आइए चलते हैं इस आयोजन की ओर। देहरादून में स्थित संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में हिमालय प्रहरी स्मृति सम्मान 2026 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हिमालयी पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को परम विभूषित श्री सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान प्रदान करना था। कार्यक्रम की शुरुआत गढ़वाली नृत्य से हुई। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप और कलाकारों के थिरकते कदमों ने वहां मौजूद सभी अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सांस्कृतिक प्रस्तुति के बाद मंच पर अतिथियों के स्वागत का सिलसिला शुरू हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और देश के वरिष्ठतम पत्रकार श्री कमर वहीद नकवी का स्वागत किया गया। उन्हें सम्मान स्वरूप सूत की माला पहनाई गई, जो सादगी और पर्यावरण के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने पर्यावरण की रक्षा के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, पहाड़ों को बचाने के लिए, जंगल और नदियों को बचाने के लिए जो चेतना जगाई थी उस समय, उस चेतना को लोगों ने याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। और उस बहाने आज जो पर्यावरण की स्थिति है, न केवल उत्तराखंड में, न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में जिस प्रकार से पर्यावरण के खराब होने के का जो संकट जो लगातार बढ़ रहा है, वो उस पर चिंता व्यक्त की गई। भारत में जो क्योंकि एक संस्कृति प्रधान देश है, यहाँ पर प्रकृति को लेकर के बहुत चेतना रही, प्रकृति से बड़ा प्रेम रहा है, तो हमको एक नया आंदोलन ऐसा शुरू करना चाहिए जहाँ पर हम प्रकृति का दोहन नहीं करें, प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति के साथ चलें और प्रकृति से उतना ही लें जितनी हमारी ज़रूरत है। इसके बाद मंच से विचारों का आदान प्रदान शुरू हुआ। कार्यक्रम में अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराते हुए कर्नल अजय कोठियाल ने सुंदरलाल बहुगुणा जी के जीवन और उनके सिद्धांतों पर खुलकर बात की। कर्नल कोठियाल ने अपने संबोधन में कहा कि बहुगुणा जी का पर्यावरण को लेकर जो विजन था, उसे आज के युवाओं तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र डोभाल और प्रख्यात लेखक व पत्रकार प्रोफेसर गोविंद सिंह ने भी हिमालय के संरक्षण को लेकर जरूरी बातें सामने रखी। सम्मान समारोह का मुख्य पल वो था
जब समाज के दो असली नायकों को परम विभूषित सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान से नवाजा गया। इस बार यह सम्मान श्री दयाल भाई और श्रीमती कमला पाठक को दिया गया। कमला पाठक जी ने विनोबा भावे की सहयोगी के रूप में भूदान यात्रा में अपना जीवन समर्पित किया, तो वहीं दयाल भाई ने चिपको आंदोलन के दौरान वनों की नीलामी रुकवाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ कदम से कदम मिलाया और जेल भी गए। इन दोनों ही महान विभूतियों को शॉल, स्मृति चिन्ह और सम्मान राशि के रूप में 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार भेंट किया गया। हम तो जो है सुंदरलाल जी के साथ में, दूसरे साथियों के साथ में सब आंदोलन में रहे। फर्स्ट में हम शराबबंदी आंदोलन में रहे, उसके बाद हम पेड़ बचाओ आंदोलन में, वन बचाओ आंदोलन में रहे, उसके बाद हम खनन आंदोलन में रहे, उसके बाद हम कई सारे जितने आंदोलन उत्तराखंड में हुए हैं उन सब में भाग लिया और जो एक कार्यकर्ता के रूप में भाग लिया। और सुंदरलाल जी के साथ में जो है कई बार जो है निकटतम बैठ करके उनसे बहुत ये सीखा है हमने कि सामाजिक काम करना बहुत आवश्यक है। कुछ समय बिनोबा जी के साथ चली गई, 2-3 महीना बिनोबा जी के साथ पदयात्रा में हम लोग रहे। दोपहर को बिनोबा जी की सभा होती थी, उसमें भूदान का कार्य प्रचार होता था। निश्चित रूप से पर्वतीय नवजीवन मंडल की यह पहल सराहनीय है, जो पहाड़ों के लिए जीने वाले इन गुमनाम नायकों को मंच पर लेकर आई। आज दर्ज हुई ये तस्वीरें गवाह हैं कि हिमालय को बचाने की ये जंग आगे भी जारी रहेगी। अब बात आस्था और श्रद्धा की। उत्तराखंड की पावन धरती पर स्थित विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब के कपाट 23 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलने के साथ ही यात्रा का शुभारंभ हो गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमालय की बर्फीली वादियों के बीच स्थित श्री हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए विधि विधान और अरदास के साथ खोल दिए गए हैं। हर साल की तरह इस बार भी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत उत्साह है संगत के अंदर। रात भी से इतनी भीड़ थी, सुबह भी इतनी भीड़ हो रही है। ये नगर कीर्तन की प्रोग्राम स्टार्टिंग होने वाली है। यहाँ से 4 किलोमीटर ये गाड़ी से जाते हैं, जो बच्चे नहीं जा सकते उसके बाद पैदल यात्रा शुरू होती है। नगर कीर्तन अभी यहाँ से स्टार्ट होगा और बहुत ज़्यादा रश है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इस टाइम नगर कीर्तन के स्टार्ट में, क्योंकि लास्ट जो टाइम आया था मैं 10 साल पहले आया था, तो 3-4 बार मैं आ चुका हूँ। इस टाइम मैंने उत्साह जो देखा है बहुत टाइम बाद देखा है। पंच प्यारों की अगुवाई में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को विशेष शोभा यात्रा के साथ गुरुद्वारा साहिब तक पहुंचाया गया। इस दौरान पूरा वातावरण श्रद्धा और भक्ति से सराबोर नजर आया। श्रद्धालुओं ने जयकारों और शब्द कीर्तन के बीच गुरु घर में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ये 20 तारीख को ऋषिकेश से पहले जस्ते का प्रस्थान हुआ था, जो कि 5 प्यारों की अगुवाई में वहाँ से चले थे। 21 को वो श्रीनगर आके श्रीनगर से कल रात को गोविंद घाट पहुँच गए थे। आज सुबह उनका प्रस्थान यहाँ से घाघरिया के लिए हुआ है, जिसको हम गोविंद धाम कहते हैं। इस बार संगत जो है गत वर्षों से काफ़ी ज़्यादा है और उत्साह भी बहुत ज़्यादा है, और उसी को देखते हुए हमने जो व्यवस्थाएं हैं थोड़ी सी बढ़ाई हैं। रहने की व्यवस्था में कोशिश की है कि और थोड़ी बढ़ोतरी हो सके। खाने पीने की और मेडिकल व्यवस्थाएं जैसे हर वर्ष ठीक होती हैं, इस बार भी, और हम नहीं समझते कि व्यवस्थाओं में कहीं कमी आएगी। लेकिन उत्साह देख के हम खुद में बहुत खुश हो रहे हैं कि कलो इस बार जो हेमकुंड साहब के लिए आ रहे यात्रियों के लिए, जो हमारा स्थानीय जिनका रोजगार भी चलता है इन्हीं के बहाने, तो वो भी बहुत खुश हैं। तो हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस यात्रा के लिए आ रहे हैं उनकी यात्रा और उनकी मनोकामनाएं पूरी हों और वो इस यात्रा को सुखद यात्रा करके यहाँ से जाएं। समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब सिख धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। आस्था के बाद अब साहित्य की ओर रुख करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की साहित्यिक विरासत पर केंद्रित राष्ट्रीय संगोष्ठी सुमित्रा नंदन पंत
साहित्य पथ का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से साहित्यकारों ने भाग लिया। आइए जानते हैं इस संगोष्ठी की मुख्य बातें। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की जयंती के अवसर पर लेखक गांव थानो देहरादून में एक भव्य राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें साहित्य, संस्कृति और शिक्षा जगत से जुड़ी अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग किया। सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती के उपलक्ष्य में भाषा संस्थान के साथ मिलकर एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। जैसे कि हम सभी को विदित है, सुमित्रा नंदन पंत जी एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हमारे उत्तराखंड से हुए हैं, और उत्तराखंड को अगर हम जानें तो सुमित्रा नंदन पंत जी की कविताओं के माध्यम से हम जानते हैं। जब उनकी कविताओं को हम पढ़ते हैं, जो उसमें रस हमें उत्तराखंड की प्रकृति, संस्कृति, साहित्य को सुनने को और देखने को मिलता है, वो वाकई में बहुत ज़्यादा जीवंत हम सभी के लिए है। आज यहाँ पे हम उनकी जयंती के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कई स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। और लेखक गाँव एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर न सिर्फ साहित्यकारों को, बल्कि नवोदित जो हमारे लेखक हैं, नई प्रतिभाएं हैं, उनको भी एक बड़ा अवसर यहाँ पे मिल रहा है, मंच मिल रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, हर प्रतियोगिता में वो यहाँ भाग लेते हैं। तो लेखक गाँव एक, हम समझेंगे कि ऐसे वृक्ष के रूप में हम सबके समक्ष बन रहा है। एक वट वृक्ष के रूप में हमने इसकी शुरुआत की है, जिसकी छाँव में सभी साहित्यकार, सभी नवोदित लेखक जो हमारे हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अच्छा लेके ज़रूर जाएंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती के उपलक्ष्य पर हम लोग यहाँ पर एक काव्य गोष्ठी कर रहे हैं, जो कि दो प्रारूप में है। एक बाल काव्य संगोष्ठी है और दूसरी राष्ट्र संगोष्ठी है। उसमें विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आए हैं अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए, और अपने जो वक्ता शक्ति है उसके अनुरूप सुमित्रा नंदन पंत जी की जो अच्छी कविताएं हैं उनका वाचन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कई महानुभाव आए हैं, अलग अलग विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और जो ज्ञानी लोग हैं, वो सुमित्रा नंदन पंत जी के को याद करते हुए, उनकी स्मृतियों को याद करते हुए अपनी प्रेजेंटेशंस देंगे। और हमें आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी का सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है, तो हम बड़े उत्सुक हैं उन इतनी महान विभूति के 126वें जन्मदिन को मनाते हुए। कार्यक्रम का आरंभ बाल कविता प्रतियोगिता से हुआ, जिसमें विभिन्न विद्यालयों से आए बच्चों ने अपनी मनमोहक कविताओं और प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीत लिया। सुमित्रा नंदन पंत जी की जयंती के अवसर पर सभी एकत्रित हुए हैं भारत के प्रथम लेखक गांव थानो में। यहाँ हम बाल कविता और राष्ट्रीय संगोष्ठी, दो अवसर के जो हम आयोजन यहाँ कर रहे हैं। बाल कविताओं के अंतर्गत हमारे छोटे जो बालक हैं, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति वो दे रहे हैं बाल कविताओं की। इसी के साथ विभिन्न विद्यालय, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से बहुत से विद्यालयों के छात्र यहाँ एकत्रित हैं। राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों का आत्मीय स्वागत आरुषि निशंक एवं विदुषी निशंक द्वारा किया गया। वहीं सनराइज अकादमी के विद्यार्थियों ने सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित जय जन भारत गीत की भावपूर्ण प्रस्तुति देकर पूरे वातावरण को राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक चेतना से सराबोर कर दिया। स्वागत उद्बोधन के दौरान विदुषी निशंक ने लेखक गांव की अवधारणा, उसके उद्देश्य तथा सुमित्रा नंदन पंत के जीवन, व्यक्तित्व और साहित्यिक योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसी क्रम में पंत पर्यटन पथ विषय पर आधारित एक लघु परिचित्र प्रस्तुत किया गया, जिसने दर्शकों को पंत जी के साहित्य, प्रकृति प्रेम और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों की सुंदर झलक दिखाई। आज सुमित्रा नंदन पंत जी की पर उनके साहित्य और पर्यटन और संस्कृति तीनों कैसे जुड़ सकते हैं, और लेखक गांव से ये साहित्यिक यात्राएं कैसे हो सकती हैं, इसकी शुभारंभ हो रहा है। मुझे लगता है कि लेखक गांव जो आप कह रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए है जिनके मन में सृजन की छटपटाहट है, जो अंदर बहुत हलचल है, जो शब्द बाहर निकलने को तैयार हैं, तो वो शब्दों को आकार देने का काम ये लेखक गांव करता है। इस लेखक गांव से लगभग 65 से 70 देश के लोग जुड़े हुए हैं और देश के सभी राज्यों के सभी भाषाओं के लेखक हैं। लगातार यहाँ गोष्ठियाँ हो रही हैं, संवाद हो रहा है। संगोष्ठी में डॉक्टर संजय मेहर,
एवं डॉक्टर शशांक शुक्ला ने सुमित्रा नंदन पंत के साहित्यिक अवदान, उनकी काव्य चेतना और प्रकृति के प्रति उनके विशेष लगाव पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के रूप में प्रख्यात कवि एवं वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपने ओजस्वी और प्रेरणादायी संबोधन से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपने वक्तव्य में उन्होंने साहित्य, संस्कृति और भारतीय चेतना के महत्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। आज हम पंत जी पर चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कौसानी में, उस घर में जहां उनका जन्म हुआ, मेरा सौभाग्य है कि मैं वहां लगभग दर्जन बार गया हूं, हर बार जाकर बैठा हूं। उनकी प्रतिमा जहां से पूरा कौसानी दिखता है वहां ध्यान किया है। उस व्यक्ति ने प्रयाग में भी अपने अंदर के उत्तराखंड को जीवित रखा। अंदर का अल्मोड़ा जागृत रहा, अंदर की कौसानी जागृत रही, पर्वत श्रृंखलाएं जागृत रही। यही सौंदर्य है। अद्भुत बात मेरे मन में आ गई तो मैं आपसे साझा कर दूं। यही तो प्रकृति का सौंदर्य है कि वो एक ही जगह पर दो व्यक्तियों को, एक को आसक्ति योग सिखाता है और एक को अनासक्ति योग सिखाता है। पंत बैठते हैं तो प्रकृति से आसक्ति सीखते हैं और बापू जाकर बैठते हैं तो अनासक्ति सीखते हैं और अनासक्ति योग पर टीका लिख देते हैं। इसीलिए पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, पल पल में बदलता है। और जो महाकवि कालिदास का दुष्यंत कहता है, क्षणै क्षणै तदैव रूपम रमणीयताया, यही तो रूप की रमणीयता है जो पल पल बदले। और इसीलिए जो प्रकृति के पास सौंदर्य है, इसीलिए एक वलकल में बैठी हुई शकुंतला को देखकर महाकवि कह उठते हैं, इयम अधिक मनोज्ञा वलकले नापित नवी किमोहि मधुराणाम मंडने नाकृति नाम। मेरे राजमहल में तो हीरे मोती पहने हुए रानियां घूम रही हैं, रेशम पहने हुए, तब भी वे इतनी सुंदर नहीं लग रही जितनी ये वलकल में लग रही है। तो उनका कवि मित्र मांडव्य कहता है कि यह इसलिए मनोज्ञ लग रही है क्योंकि सुंदर आकृतियों को जो पहचाना जाए वही सुंदर लगता है। यह सुंदर आकृतियों का प्रदेश है। यहाँ पहाड़ की चोटियों से बस्ता लेकर उतरती हुई लड़कियों की कतार टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाती है और ऊपर के शिखर से मुझसे एक कवि ने पूछा कि भाई साहब वो बच्चियां जा रही हैं पढ़ने के लिए, ये कैसा लग रहा है? मैंने कहा आज इस दृश्य ने मेरी इस धारणा का खंडन कर दिया कि रोशनी सीधी लकीर में चलती है, रोशनी कई बार टेढ़ी मेढ़े रास्ता पर भी। यह राष्ट्रीय संगोष्ठी केवल एक साहित्यिक आयोजन नहीं रही, बल्कि सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन, उनके विचारों और प्रकृति के प्रति उनके असीम प्रेम से प्रेरणा लेने का एक सशक्त माध्यम बनी। उत्तराखंड की बेटियां लगातार देश भर में अपनी प्रतिभा और सेवा भावना से प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। इसी कड़ी में एएनएम पूजा परमार राणा को राष्ट्रपति द्वारा देश के सर्वोच्च नर्सिंग सम्मान राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखते हैं ये प्रेरणादायी रिपोर्ट। उत्तराखंड की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक मिसाल है उत्तरकाशी जनपद के नौगांव क्षेत्र की रहने वाली पूजा परमार राणा, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम और निस्वार्थ सेवा के बल पर देश का सर्वोच्च नर्सिंग सम्मान नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्राप्त कर उत्तराखंड को गौरवान्वित किया है। राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाने वाला यह प्रतिष्ठित सम्मान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली नर्सों को दिया जाता है। एएनएम के रूप में कार्यरत पूजा परमार राणा वर्षों से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सेवा कर रही हैं। कठिन परिस्थितियों में भी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, जागरूकता फैलाने और मरीजों की सेवा में उनका समर्पण उन्हें एक अलग पहचान दिलाता है। बहुत ही भावुक और गर्व एवं स्मरणीय पल था ये मेरे लिए, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया के द्वारा मुझे यह पुरस्कार मिला है, मैं सम्मानित हुई हूँ। यह केवल मेरे लिए ये सम्मान नहीं है, पूरे नर्सिंग स्टाफ जो भी है सभी का ये सम्मान है। जो मेरा कार्य क्षेत्र है वो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ और यातायात के साधन और थोड़ा पहाड़ों में नौकरी करना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है और आपके अंदर चाह है तो राह स्वयं ही बन जाती है। कई बार ऐसी महिलाओं से मेरा सामना हुआ है। पहाड़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना ये सबसे बड़ा टास्क होता है।
क्योंकि आप वैसे ही अगर आप जाना चाहोगे कहीं, जैसे मेरा दूरस्थ क्षेत्र होता है, तो पहाड़ी क्षेत्र में अगर जाना चाहेंगे आप, तो यातायात का बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है। पैदल मार्गों से जाना होता है, वहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा हो सकता है, और पहाड़ी जो महिलाएं हैं वो अपनी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होती हैं, तो ये बहुत बड़ा टास्क था कि उनको जागरूक भी करना है। और महिलाएं क्या होती हैं कि जैसे मल्टीपारा वाली महिलाएं हैं, तो वो मतलब ज़्यादातर अपने बच्चों के लिए सोचती हैं। मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में और मेरी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों तक जो भी जन कल्याण, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी कुछ कार्यक्रम होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए भरपूर कोशिश करूँगी। सीमित संसाधनों और पहाड़ी चुनौतियों के बीच अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पूजा परमार राणा ने यह साबित किया है कि सेवा का सच्चा भाव ही सबसे बड़ा सम्मान दिलाता है। उनकी इस उपलब्धि से न केवल उत्तरकाशी बल्कि पूरा उत्तराखंड गौरवान्वित है। पूजा परमार राणा की सफलता उन सभी युवाओं और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रेरणा है जो समाज सेवा को अपना धर्म मानते हैं। उनकी यह उपलब्धि यह संदेश देती है कि समर्पण, मेहनत और मानवता की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब बात आस्था की। 25 मई को धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा दशहरा पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। हर की पैड़ी पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर मां गंगा का आशीर्वाद लिया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 25 मई को हरिद्वार पूरी तरह आस्था और अध्यात्म के रंग में रंगा नजर आया। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर हर की पैड़ी समेत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं का विशाल जन सैलाब देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते दिखाई दिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरों के विषय में स्पष्ट वर्णन आता है कि इस दिन गंगा स्नान आदि करने के पश्चात जो व्यक्ति अन्न आदि, वस्त्र आदि, पितरों के तर्पण, जप, तप, उपासना जो भी करता है, उस व्यक्ति को 10 प्रकार के पाप, 3 प्रकार के कायिक, 4 प्रकार के वाचिक और 3 प्रकार के मानसिक पापों से तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है। और इस बार तो ये और अच्छा पुण्यदायी शब्द है कि इस बार ज्येष्ठ मास में गंगा दशहरा पड़ रहा है, तो इसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि जितने योग अधिक हों उससे उतना ही ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। घाटों पर हर हर गंगे और जय मां गंगे के जय घोष लगातार गूंजते रहे। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे सब दुखों का निवारण हो गया हो। प्रभु की बड़ी कृपा है इस गंगा पे और बड़ा अच्छा लगा है। और मैं पूरे परिवार के साथ यहाँ आया हूँ। मेरे बच्चे बहुत खुश हैं कि पापा आपने हमको ये द्वार के दर्शन करवाए। श्रद्धालुओं ने मां गंगा की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि और पूर्वजों की आत्मा की शांति की कामना की। जन्म जन्म के जो है ना पाप धुल जाते हैं और अपने पितरों को भी जो है जो भी गलतियां हो जाती है उनसे जाने अनजाने में, तो उनकी जो संतान है वो यहाँ आकर के उनकी गलतियों की क्षमा मांग करके उनके जो भी पाप है उनसे मुक्ति मिल जाती है। धर्माचार्यों के अनुसार गंगा दशहरा का संबंध 10 संख्या से माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व होता है और इसका कई गुना फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं उद्योग, व्यापार और उत्तराखंड के आर्थिक भविष्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहल की। देहरादून में कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी KGCCI द्वारा गढ़वाल जोन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में उद्योग, व्यापार और उद्यमिता को नई दिशा देने वाली संस्था कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी KGCCI ने अब गढ़वाल मंडल में भी अपने संगठन को मजबूत विस्तार दिया है। विगत 25 मई को देहरादून में आयोजित एक भव्य समारोह में गढ़वाल जोन का उद्घाटन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। देहरादून में आयोजित इस विशेष समारोह में उत्तराखंड के औद्योगिक और व्यापारिक जगत की कई बड़ी हस्तियां एक मंच पर दिखाई दी।
करीब 4 दशक पुरानी यह संस्था आज उत्तराखंड के 350 से अधिक बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों को एक साथ जोड़ते हुए उद्योग और सरकार के बीच मजबूत सेतु का काम कर रही है। सरकार का सहयोग और बहुत ज़रूरी है किसी भी राज्य के औद्योगिक विकास के लिए। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, लगातार प्रयासरत रहते हैं, हमें प्रेरणा देते रहते हैं और नई नई नीति बनाने के लिए अग्रसर रहते हैं औद्योगिक विकास के लिए। और साथ में उनको सहयोग मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो जो डबल इंजन सरकार का बेनिफिट है वो डेफिनेटली हमने पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में देखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के तो दिशा निर्देशन में उद्योग लगातार कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद रहे, जबकि प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान गढ़वाल जोन के नवनियुक्त अध्यक्ष मनमोहन भारद्वाज और उनकी टीम के सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड में उद्योगों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है और राज्य सरकार लगातार निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े स्तर पर उद्योग स्थापित हो रहे हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। 1987 में इन लोगों ने इसको गठन किया था, कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये एक बड़ी सोच का प्रमाण भी है कि काफ़ी पूर्व जब उत्तर प्रदेश में हम लोग थे, इन्होंने कुमाऊं व गढ़वाल को इंटीग्रेट करके कि किस तरह कुमाऊं गढ़वाल भविष्य को देखते हुए कि आने वाले समय में जब भी राज्य बने तो ये कुमाऊं गढ़वाल दोनों मिलकर किस तरह इंडस्ट्रीज को एक बूम मिले और हमारे यहाँ हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो, हमें यहाँ रोजगार की संभावनाएं बढ़े, हमारी फाइनेंशियल जो सरकार की रेवेन्यूज हैं उस पर भी इसका इजाफा और राज्य उन अपेक्षाओं को पूरा कर सके जिन अपेक्षाओं से राज्य का निर्माण हुआ। तो निसंदेह अगर आप देखेंगे राज्य बनने के 25-26 वर्ष की यात्रा में तो हमारे राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति आई है। चाहे 2004 के औद्योगिक पैकेज आने के बाद जिस तरह इस राज्य में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी, जो कि पूर्व में भारत सरकार में भी केंद्रीय उद्योग मंत्री रहे, उनके विजन के साथ साथ हमारे राज्य के उद्योग जो इंडस्ट्रिस्ट हैं उनकी एक सकारात्मक सोच के साथ हमारे राज्य ने इंडस्ट्री क्षेत्र में एक बड़ा रिवॉल्यूशन किया और आज छोटा राज्य होने के बावजूद हमारा बड़ा अच्छा मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग, आप देखते हैं फार्मा में तो हम देश में नंबर 1 हैं और इसी तरह तमाम क्षेत्रों में हम लोगों ने प्रगति की है। और आज मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इनकी पॉजिटिविटी के साथ जो सकारात्मक सोच और जो एक आगे बढ़ने की जीन इनके अंदर है अपनी क्वालिटी कंट्रोल के साथ, उसमें निश्चित रूप से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो और मजबूती से आगे बढ़ेगा। वहीं प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने कहा कि उत्तराखंड में उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण मौजूद है और यही वजह है कि प्रदेश में तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है। हमारा उत्तराखंड स्टेट भी जो खास करके अगर आप देखें कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर्स की अच्छी उसमें उसके फुटप्रिंट्स हैं, निश्चित रूप से उनके माध्यम से जो चीज़ें आती हैं हम लोग स्टेट के तौर पे, और चाहे वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात हो, चाहे वो मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात हो, हम लोग कोशिश करते हैं सिंगल विंडो सिस्टम से अनुमति की बात हो, स्टेट गवर्नमेंट इसमें काफ़ी कीन है और काफ़ी प्रो है, जिसके कारण कि हमने बताया कि अगर देखा जाए कि अगर छोटे से स्टेट में भी अगर इंडस्ट्री का अगर फैलाव कितना है तो इससे पता चलता है कि हम मतलब स्टेट की नीतियाँ कितनी फेवरेबल हैं। तो ये थी आज की उत्तराखंड डायरी, जहां हम रूबरू हुए जन संवेदनाओं, प्रतिभा, देवभूमि की संस्कृति, आस्था, उपलब्धियों और जन सरोकारों से जुड़ी खास खबरों से। इसी तरह उत्तराखंड की गतिविधियों, उपलब्धियों और विशेष आयोजनों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।